पिछले साल चाइना में 1 करोड़ से ज्यादा ईवी गाड़ियां बेची गई है और उसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया ने लगभग 20 लाख। बहुत बड़ा गैप है। ये गैप हमें ये नहीं बताता कि ईवीज कहाँ ज्यादा बेची जा रही है, बट बैटरीज कहाँ सस्ती है, जॉब्स कहाँ ज्यादा अच्छे से बन रहे हैं, कौन से कंट्री में टेक्नोलॉजी जल्दी बढ़ रही है और क्लीनर सिटीज किसके होंगी। तो बात करते हैं कि चाइना ईवी के बारे में इतना आगे क्यों बढ़ते जा रहा है और उनको देखकर हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे यही चाहती है कि हम धीरे धीरे ईवी की तरफ ही मुड़े। पहले बात करते कि चाइना इतने आगे चला कैसे गया भाई। पहली चीज, बहुत बड़ा होम मार्केट है। अगर चाइना खुद ही ईवीज बना रहा है और इसकी डिमांड भी उसी कंट्री में है तो फटाफट ईवीज इंस्टेंटली बिक की जाती है और जितने ज्यादा गाड़ियां बेची जाएंगी उतने बड़ी फैक्ट्रीज बनती जाएगी और इन टर्न बैटरीज भी सस्ती होती जाती है। यानी बिगर द सेल, लोअर द प्राइसेस एंड लीड्स टू मोर बायर्स। CATL एक ऐसी कंपनी है जो चाइना में बेस्ड है, कंटेम्प्रेरी एम्पियरेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। अब ये चाइना में सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड इसका अगर बैटरीज के बारे में शेयर देखा जाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर देखा जाए, तो वॉपिंग 38% है। यानी अगर ये कंपनी कल जाकर बोले कि हाँ भाई प्राइसेस बढ़ा देंगे बैटरीज की, तो पूरे वर्ल्ड में गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ती जाएगी, बैटरी की प्राइसेस बढ़ी इसीलिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर CATA कल जाकर बोलता है कि हम पूरी दुनिया का प्राइस मैनेज कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली कर सकते हैं। क्योंकि कल जाकर अगर ये बोले कि हाँ भाई हम बैटरी के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में बैटरी के प्राइसेस बढ़ेंगे, गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर ये कल जाकर प्राइसेस घटा देते हैं तो पूरे दुनिया में ईवी के प्राइसेस घटते जाएंगे। तो ये पूरा पूरा इनके हाथ में है, क्योंकि अगेन 38% मार्केट शेयर है। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि चाइनीज ईवी जो है उनके प्राइसेस हमेशा कम ही रहेंगे और उसके वजह से सेल्स भी ज्यादा अच्छी होती है। अब दोस्तों चाइना में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ना ही सिर्फ ईवीज पुश कर रही थी, बट पूरी उनकी इकोसिस्टम या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी पुश कर रही थी, A to Z पूरी पूरी। यानी क्या हुआ, तो चाइना ने बहुत लंबा टैक्स सपोर्ट दे दिया। जो ईवी खरीदेंगे उनको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलते जाएंगे। हमारे तो सब्सिडी पहले थी, फेम टू सब्सिडी वगैरह, जो कि पूरे इंडिया में थी, फिर अब बंद हो चुकी है। अब सिर्फ 3 व्हीलर्स या फिर कमर्शियल व्हीकल्स पे रही है, बाकी लोगों को इंसेंटिव अभी भी नहीं मिलता। और रजिस्ट्रेशन रूल्स भी उन्होंने काफी आसान कर दिया। अब इंडिया में भी काफी आसान है, बट चाइना में उन्होंने जो मे भी पहले कॉम्प्लेक्स रहेंगे और भी आसान कर दिया। तो बेसिकली इन्होंने ईवी बाय करना ही आसान कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनीज आई और बोली हाँ भाई हम इसमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको लॉन्ग टर्म बैकिंग दे रही है। और इसके वजह से ईवीज की टेक्नोलॉजी भी फटाफट बढ़ती गई और सेल्स भी बढ़ते गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ने एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दिया बड़े इन्वेस्टर्स में और ईवी मैन्युफैक्चरर्स में। फिर है वो दोस्तों उनकी लोकल सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स आते हैं, रॉ मटेरियल्स एक साथ लगाएंगे, उसके बाद एक गाड़ी बनती है। बट अगर रॉ मटेरियल्स पूरे के पूरे आपको चाइना में ही मिलेंगे तो सप्लाई चेन बहुत आसान हो जाती है। बैटरी भी यही बनाते हैं, बाकी की गाड़ी भी यही बनाते हैं, टायर भी यही बनाएंगे। इसके वजह से डीले तो कम ही हो गए, बट जो इंपोर्ट बिल्स होते हैं, जो इंडिया में आपको भी पता है कि भाई इंपोर्ट पे बहुत बड़ा टैक्स लगता है, वो बहुत ज्यादा घट गया। तो इसके वजह से ऐसे हो गया कि भाई चाइना एक ईवी फैक्ट्री का पूरा शहर ही बन गया। तो ये सप्लाई चेन की वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों पूरे चाइना में ऐसा तो हुआ नहीं कि एक ही मैन्युफैक्चरर बना, एक ही बैटरी बनाने वाली कंपनी बनी, नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से या फिर इस बैकिंग से, रॉ मटेरियल्स देकर उन्होंने भी सीख लिया कि हाँ यार हम भी एक और कंपनी डाल सकते हैं। इसके वजह से ही ईवीज में भी बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया। इतने बैटरीज मंगाना या फिर बनाना इजी है, रॉ मटेरियल्स एकदम रेडीली मिल जाते हैं। इसके वजह से इन लोगों को ओवरऑल बहुत बड़ी सीख मिली कि इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है, और ओवरऑल टेक्नोलॉजी फटाफट बढ़ती गई, जिसके वजह से फैक्ट्रीज चलती रहती है, प्राइसेस कम रहते हैं और कंपटीशन इज ऑलवेज अ हेल्दी थिंग, जिसके वजह से अगेन प्राइसेस कम रहते हैं। बट अब बात करते हैं कि ईवी के बारे में इंडिया कहाँ है और कहाँ कम पड़ जाता है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि इंडिया की ईवी सेल्स बहुत फटाफट बढ़ती गई है। पहले हम सोचकर हंसते थे कि है ईवी कौन लेगा भाई, बट अब जाकर हम सोचते हैं कि हाँ ईवी ली जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हमें मिल जाएगा, बहुत पेट्रोल में पैसे बचेंगे, बट गाड़ियाँ महंगी है, ये हम सोच लेते हैं। पहले तो सोच भी नहीं पाते थे। तो दोस्तों पूरे इंडिया में मे बी 100, 150, 1000 ईवी बेचने से हम पहुंच गए 20 लाख ईवी बेचने पर। 2024 की बात कर रहा हूँ। तो हमें तो पता है कि यार इंडिया की ईवी मार्केट अप एंड कमिंग जरूर है, बट एक और चीज हमने क्या सही करी कि हमारे जो 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, इनके लिए भी हमने फटाफट इंसेंटिव लाए, प्राइसेस मीडियोकर रखे
और उसके बाद स्पेशली थ्री व्हीलर्स, हम भी जानते हैं कि भाई रिक्शा कितना स्ट्रगल करती है और हमारे वो पैजियो के टेम्पो कितने स्ट्रगल करते हैं। बट अगर इनको ईवी पावर दी जाए तो ये स्मूदर चलते हैं, फास्टर चलते हैं और ओवरऑल रिलायबिलिटी काफी बढ़ जाती है। वो एकदम छोटे से डीजल इंजन पर बहुत लोड देकर बहुत स्लो चलने से बहुत हम कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट प्रोन जोन बन जाता है उसके वजह से, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा है, पीछे से गाड़ी आकर टकरा सकती है। तो ये सब चीजें भी इसके वजह से अवॉइड हो पाती है और इंसेंटिव्स भी यही चल रहे हैं अभी। टू व्हीलर्स पे थोड़े बहुत चल रहे हैं और कमर्शियल व्हीकल्स पे बहुत चल रहे हैं। ये सारे ईवीज जो है इन पे बहुत अभी भी इंसेंटिव चल रहा है। बट इंडिया पीछे कहाँ पड़ रहा है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। हमारे पास लिथियम आयन माइन करने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ से माइन करेंगे? तो एक हमारा वहां पर खर्चा बढ़ जाता है कि हमें लिथियम इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर बनी हुई बैटरी इंपोर्ट करके फिर हमारी एक ह्यूज कार की बैटरी हम बना सकते हैं। ये हमारी डिपेंडेंसी बन गई। बट अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट कितना बहुत 100% का वगैरह टैक्स लगाती है। बट इसके वजह से ओवरऑल ईवी का सेल जो है वो घट जाता है क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ईवी इज नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन एट दैट पॉइंट। दूसरे चीज में हम कम पड़ जाते हैं और ये हम सबको फील होता है कि रेंज एंजाइटी आएगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। चार्जिंग स्टेशन हमें ढूंढने पड़ते हैं, हर जगह जाकर हम चार्जिंग स्टेशन ढूंढेंगे, तब जाकर बहुत सारी प्लानिंग करके चार्जिंग स्टेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, स्टैटिक जैसे ऐप्स डाउनलोड करके, बहुत सारे ऐप्स तो ऑलरेडी मिल जाते हैं, बट ऐसे ऐप्स डाउनलोड करके देखना पड़ता है कि चार्जिंग स्टेशन चल रहा है नहीं चल रहा है भी कि नहीं है, या फिर ऐप पे सिर्फ दिखा रहा है। ये सारी चीजें देखकर फिर हम प्लान कर पाते हैं लॉन्ग ट्रिप्स। तो ओवरऑल हम पब्लिक चार्जर्स में पीछे पड़ जाते हैं। बाय द वे 2024 तक हमारे पास लगभग 25,000 पब्लिक चार्जर्स थे, बट पूरे इंडिया में दैट इज ऑब्वियसली नॉट इनफ। जितने आसानी से हमें पेट्रोल डीजल पंप्स मिल जाते हैं उतने आसानी से हमें अभी भी ईवी चार्जर्स नहीं मिलते। हाँ, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फटाफट बढ़ रहा है, बट अभी भी इट इज नॉट एट दैट पॉइंट। अब इंसेंटिव्स में या फिर सब्सिडीज में हम वापस पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि चाइना में बहुत सारे गाड़ियों पे सब्सिडीज बहुत मिलती रही, बट अभी भी इंडिया में हमें इतनी सब्सिडीज नहीं मिलती। हाँ, फेम टू सब्सिडी आ गए जिसकी वजह से गाड़ियों के प्राइस सब्सटेंशियली कम हो गए, 3-4 लाख का तो फर्क ऐसे ही पड़ जाता था। बट अभी ये सब्सिडी हमें नहीं मिलती। जहां पर पहले हमें नेक्सॉन ईवी 12-13 लाख में ईवी मिल जाती थी, अभी वही गाड़ी अगर हमें डिसेंट रेंज के साथ चाहिए तो लगभग 18 से 20 लाख की गाड़ी खरीदनी पड़ती है। तो दैट इज अ वेरी बिग गैप। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत सब्सिडीज और बढ़ा सकते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम है, फेम टू तो बंद हो चुका ऑलमोस्ट, बट हम इधर टैक्स ब्रेक्स दे सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं। हाँ, अब काफी स्टेट्स में अभी भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, यानी आपको रोड टैक्स कहीं पे भी ईवी पे नहीं देना पड़ता। शोरूम आपसे 2-3 हज़ार रुपए शायद से ले ले, बट बाकी आपको देना नहीं पड़ता। और जीएसटी भी अभी भी गाड़ी पे काफी कम है, 5% ही आपको जीएसटी देना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी कार्स पे आपको काफी सारा जीएसटी देना पड़ता है, आपको पता है ऑलरेडी। बट ईवी के बारे में ये एक अच्छी बात। तो यहाँ से इंडिया कहाँ जा सकता है ताकि ईवी की ग्रोथ फटाफट हो जाए? पहली चीज, गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके बारे में ट्राई कर रही है कि हम फटाफट बैटरी की फैक्ट्री बनाए, गीगा फैक्ट्रीज बोलते हैं काफी बार इनको। और इसके वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन बैटरीज का इंडिया में बनते जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और ओवरऑल एवरीबॉडी विंस, राइट? क्योंकि ईवी भी सस्ते होते जाएंगे। दूसरी चीज, हमने इलेक्ट्रीफाई करने चाहिए बड़े फ्लीट्स। बड़े फ्लीट्स क्या होते हैं भाई? टैक्सी जिनके पास होती है, बहुत सारे टैक्सीज होते हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। बसेस तो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो रही है, अब टेम्पो वगैरह भी इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। तो ये टैक्सीज पे मुझे लगता है कि और हम ध्यान दे सकते हैं। रिक्शाज, अभी ई रिक्शा मुझे थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है पुणे में एटलीस्ट, बाकी स्टेट्स में ऑलरेडी आपको दिख जाती है। तो ये हमने और भी बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है टैक्सीज बहुत सारे, हम मारुति के डिजायर देख लेते हैं, वैगन आर देख लेते हैं, बट अगर यही गाड़ियां ईवी है तो मुझे लगता है कि पॉल्यूशन ओवरऑल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उनके लिए भी ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जाती है। बट एक चीज कम पड़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे ईवी की तरफ। फिर हम जैसे पेट्रोल और डीजल पंप्स देख पाते हैं हाईवेज पे, जिसकी वजह से भाई हमें चिंता नहीं होती कि हाँ, अगर मैं आगे जाऊं और मेरा फ्यूल कम हो जाता है कार में, तो मैं गाड़ी भाई साइड में लगा सकता हूँ, पेट्रोल पंप पे जा सकता हूँ और वहां पर पेट्रोल डीजल भर कर मैं आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाता हूँ। बट ये ईवी के बारे में है नहीं। ईवी के काफी सारे चार्जेस आपको दिख जाते हैं, बट दे आर नॉट इन अ बिग वे। जैसे हमें पेट्रोल और डीजल के पंप्स दूर से दिख जाते हैं, वैसे ईवी के चार्जिंग स्टेशन हमें नहीं दिखते दूर से। अगर उसकी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग कर जाए, दूर से अगर दिख जाए, तो मुझे लगता है कि दैट विल बी इजियर फॉर अस टू अडॉप्ट ईवीज। फिर मुझे लगता है कि हमने सपोर्ट करना चाहिए ईवी बैटरीज रिसाइकलिंग और सेकेंड लाइफ प्रोग्राम्स में। तो जैसे मान लीजिए कि एक ईवी की बैटरी खराब हो गई, अब हम भी जानते हैं कि ईवी की पूरी बैटरी खराब नहीं हो सकती,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इनमें क्या होता है कि सेल्स होते हैं, वो सेल्स अगर खराब हो जाते हैं तो सेल्स हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल वो बैटरी हो गई रिफर्बिश्ड, और यही रिफर्बिश्ड बैटरी हम मान लीजिए किसी और को ज़रूरत है, उसको हम लेसर प्राइस पे बेच सकते हैं। और ओवरऑल दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट प्राइस रिडक्शन। जब एक आदमी सोचेगा कि हाँ, थोड़े साल में मुझे जाकर शायद बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, रिफर्बिश्ड साउंड्स लाइक अ गुड ऑप्शन। ये हमने मुझे लगता है कि शुरू करना चाहिए। रिफर्बिश्ड बैटरी, आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार मुझे नहीं खरीदनी, आई वांट अ ब्रांड न्यू बैटरी जिसकी वजह से मेरा मेंटल पीस बना रहे। आप गलत नहीं हो, बट अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी दूर जा पाए तो आप भी यही सोचोगे कि हाँ, रिफर्बिश्ड बैटरी सही लग रही है। जैसे हम अभी भी सेकंड हैंड कार्स खरीदते हैं, ड्यू डिलिजेंस करेंगे और उसके बाद सेकंड हैंड गाड़ी बहुत सालों तक और भी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ओनर को पसंद नहीं आई, उसने बेच दी तो गाड़ी स्क्रैप है। नहीं, कोई और ओनर आ सकता है, बाय कर सकता है और वो गाड़ी और बहुत साल चला सकता है। फिर मुझे लगता है कि एक और हम चीज कर सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी सेकंड हैंड ईवी मार्केट शुरू कर दे। ईवीज अगेन डिमांड अभी है नहीं, जिसके वजह से ईवी की प्राइस अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाकर देखो ओरिजिनल क्या थी और आपकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। या फिर अगर आपने ईवी खरीदी है, अगर आप बेचने भी जाओ तो वो गाड़ी हाफ प्राइस या उसके कम प्राइस से बिकेगी, जो कि आपके वॉलेट को तो बहुत बड़ा धक्का है, आपके लिए भी बहुत बड़ा धक्का है, बट इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। ईवीज अच्छी है, हमें पता है कि ईवीज अच्छी है, बट सेकेंड हैंड मार्केट में क्योंकि उनको कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी वहां नहीं जा पाई, मैन्युफैक्चरर्स भी हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाते, क्योंकि मैं कहूँगा कि इट इज़ स्टिल ए रिलेटिवली न्यू प्लेटफॉर्म इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे मैकेनिक्स जाकर, जैसे मान लो कोई नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी ठीक हो जाती है, वैसे ईवी इतने आराम से नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है अगर मैकेनिक्स को भी ट्रेन कर दे तो भी सही बात होगी, बट ओवरऑल एक ट्रस्ट वर्दी मार्केट बन जाएगा सेकंड हैंड में, जिसकी वजह से ईवी एक डिसेंट प्राइस पे बिक पाएगी और ओवरऑल हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होती जाएगी, क्योंकि यार ये ईवीज अभी भी चल रही है एंड दैट विल क्रिएट ए बिगर मार्केट, क्योंकि वो चीपर भी रहेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो कि भाई चाइना इतना आगे क्यों है, इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया कहाँ है अभी। होपफुली आप मेरे से अग्री करते हो, अगर नहीं करते या फिर आपके पास कोई पॉइंट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।